DPS MV, Kanpur Kala. I am seeing Dr. Jain, Dr. Rajni, my colleague Dr. G. Ponmani, and many of the listeners across Haryana. First of all, thank you, Ritu, for giving me this opportunity and starting your program and giving me the opportunity to talk to you all in the inaugural session. तो सबसे पहले तो आपका जो इनिशिएटिव है उसके लिए मैं आपको साधुवाद देना चाहता हूँ, धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने जिस तरह से इस कोरोना पेंडेमिक में ये एक नया इनोवेशन और नए तरीके से ये प्रोग्राम की शुरुआत की है, तो इसके लिए आपको पहले तो बहुत बहुत बधाई। जो आपने मुझे आज विषय दिया है, मानव एवं प्रकृति का समन्वय जरूरी क्यों, कि मानव और प्रकृति का समन्वय जरूरी क्यों, तो इसको मैं यहाँ से शुरू करना चाहूँगा कि जब हम मनुष्य की बात करते हैं तो और हमारी जो इंडियन माइथोलॉजी है, हमारी पुरानी हिस्ट्री है, एंशिएंट कल्चर है, उसकी बात करते हैं तो उसमें ये मानना है हमारा कि जो मनुष्य का निर्माण है वो प्रकृति से हुआ है। जब हम ये बात सोचते हैं कि मनुष्य का निर्माण प्रकृति से हुआ है तो अपने आप ही एक बात निकल के आती है कि इसका समन्वय इसलिए जरूरी है कि मनुष्य का निर्माण प्रकृति से हुआ है। जब हम प्रकृति की बात करते हैं तो प्रकृति में हम पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि, इन 5 तत्वों की बात करते हैं। इन 5 तत्वों को मिलाकर हमारा ये मानना है कि मानव शरीर का जो है निर्माण हुआ है। अगर हम पुराने समय की बात करें और हमारे रहन सहन की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो बचपन था और गांव में जिस तरह का हमारा बचपन गुजरा, तो गांव में हम कई तरह की तौर तरीके, कई तरह की परंपराएं, कई तरह के रीति रिवाज ऐसे देखते थे जिनमें प्रकृति को किसी न किसी रूप में पूजने की परंपरा थी। चाहे वो कुआं को पूजने की परंपरा थी, चाहे वो पीपल का पेड़ है उसको पूजने की परंपरा थी, चाहे हम मतलब जो सूर्य को देवता मानने की परंपरा थी। तो ये परंपराएं हम जब बचपन से हमारा जो ग्रोथ हुई है तो उसके साथ साथ हमने ये सीखा है कि एक इस तरह का सामंजस्य बनाने की कोशिश होती थी कि हम जैसे मुझे याद है मैं गांव में रहता था, मेरे पिताजी कहते थे कि जब भी हम सुबह सुबह उठते हैं चारपाई से और जैसे हमारा पैर जमीन पे नीचे जा रहा है तो उससे पहले हम धरती को पूजते हैं। तो एक इस तरह के आचार विचार हमारे अंदर, एक संस्कार इस तरह के हमारे मस्तिष्क में और मन में वो डालते थे कि पृथ्वी की जो भी चीज है उसका एक संरक्षण जरूरी है। पूजन को मैं दूसरे सेंस में कहूँ तो मैं कहना चाहूंगा कि जो प्राकृतिक चीजें हैं वो हमारे लिए एक धरोहर की तरह हैं और उन धरोहरों का जब तक हम संरक्षण नहीं करेंगे तब तक हमें ये नहीं लगता कि आजकल जो चाहे हम ग्लोबल लेवल पे बात करें चाहे नेशनल लेवल पे बात करें, जब आप एक सतत विकास की बात करते हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हो या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करते हो, जो यूनाइटेड नेशंस है, आपका यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ये सारे जो विजुअलाइज करते हैं कि भाई 2030 तक पूरे विश्व में कहीं पर भी भुखमरी ना हो, पूरे विश्व में हम सब लोगों को एक क्लीन वाटर और सैनिटेशन दे पाए, हमारा जेंडर इक्वलिटी हो। अगर आप रियल सेंस में देखो तो मेरा अपना ये मानना है कि प्रकृति के साथ सामंजस्य का मतलब है कि हम हर फेज में लाइफ के वी आर गोइंग टू गेट अ बैलेंस्ड अप्रोच because we are trying, we are propagating the theory which is helping us in living with equilibrium with the nature। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बार अगर आपकी ये अप्रोच बन जाती है कि आपको इक्विलिब्रियम में समता के साथ रहना है तो आप ना केवल प्रकृति के साथ, आपके जो साथी हैं और आपकी जो बाकी अप्रोच है उसमें भी आप यही दिखाने की कोशिश करते हो। तो जो मैं जेंडर इक्वलिटी की बात कर रहा था वो भी एक कंसेप्ट आपका इसमें आता है। चाहे हमारी क्वालिटी एजुकेशन की बात है, मतलब जितने भी आप इश्यूज की बात करते हो वो सारे के सारे इश्यूज कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि अगर आपके अंदर एक सेंसिटिविटी है प्रकृति को अप्रिशिएट करने की, प्रकृति को के बारे में सोचने की, प्राकृतिक संसाधनों को ये मानने की कि इनका संरक्षण हमारे अपने हित में है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीजों को अगर मैं इकट्ठा करना चाहूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीजें हमें एक दिशा की तरफ इंगित करती हैं और वो दिशा हमें ये दिखाती है कि हमारा जो कंटिन्यूअस मूवमेंट है और जो मानव का विकास है
वो कहीं ना कहीं इस तरह से प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ हो, जिससे कि हमारी प्रकृति है वो एक सतत विकास की तरफ बढ़े। एक दो एग्जाम्पल के साथ मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। जो उत्तराखंड की 2013-14 की ट्रेजेडी थी, उसके बारे में हम सब जानते हैं। जो प्रकृति है, जो प्राकृतिक मनोरम था वहां पे, और उसके साथ साथ में जो हमारा रिलीजियस पिलग्रिमेज था, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या हुआ कि वहां की जो कंजेनियल एटमॉस्फेयर था उसको देखते हुए लोगों ने उसको रिलीजियस पिलग्रिम की बजाय एक टूरिस्टिक स्पॉट बना लिया। जब केदारनाथ बद्रीनाथ में ये टूरिस्टिक स्पॉट बन गया तो उसके साथ में लोगों ने उसको एक कॉमर्शियल वे में डेवलप करना शुरू कर दिया। जब आपने कॉमर्शियल वे में किसी चीज को डेवलप करना शुरू कर दिया तो उस टाइम पे आप कोई भी जो प्रकृति के संरक्षण के जो नियम होते हैं उनको सबको ताक पर रख देते हो। अगर मैं बात करूं, वहां पे आपने देखा होगा कि कुछ होटल ऐसे बने हुए थे जो सड़क के किनारे से दो बीम उठा के और दो पिलर हैं वो नदी के बीच से आए और उनके ऊपर आपने एक्सटेंड करके एक होटल बना दिया। तो जहाँ पे आप रिवर कोड की बात करते हो, आप बफर जोन की बात करते हो, जहाँ पे आपने अगर पहाड़ी इलाके हैं वहां पे कम से कम 50 मीटर दूर, जो प्लेन एरिया है वहां पे कम से कम 200 मीटर दूर तक आपने कोई भी कंक्रीटाइज नहीं करना है। तो उस तरह की जो चीजें होती हैं उन चीजों को अगर नहीं समन्वय बिठा पाएंगे, उनको नहीं ध्यान में रख पाएंगे, तो जैसी ट्रेजेडी वहां हुई थी उसी तरह की ट्रेजेडी कहीं ना कहीं हमें लगातार देखने को मिलेंगी। दूसरी बात, हम लगातार जब इस संरक्षण की बात करते हैं तो हमारे ध्यान में एक और बात आती है कि चाहे हमारी जमीन है, चाहे हमारा जल है, एक ह्यूमन सेंसस की हम बात लगातार करते रहते हैं और होती भी है, हर 10 साल में हम एक जनगणना करते हैं। लेकिन जब हम प्रकृति की बात करते हैं, प्रकृति के मॉनिटरिंग की बात करते हैं और उसके साथ साथ अपने लाइफ को जीने की बात करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम अपने जीने के लिए तो सारी चीजों को अपने हिसाब से करना चाहते हैं, अपने जो डेवलपमेंट है उसके ऊपर कोई भी कंप्रोमाइज नहीं करना चाहते, और वो जो अनसस्टेन्ड ग्रोथ है डेवलपमेंट की, वो हम कहीं ना कहीं प्रकृति के जो एक सामंजस्य है और उसका जो नेचुरल इकोसिस्टम है उसको हम कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करते हैं। चाहे वो लगातार बात दिल्ली की अगर मैं बात करूं, आपको याद होगा कि आज से अगर मैं 20 साल पहले की दिल्ली की बात करता हूं और जो यमुना का रिवर कोर्स है उसकी बात करता हूं और आज की दिल्ली की बात करता हूं, कोरोना पैंडेमिक को छोड़ दो, क्योंकि इस दौरान जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट थे वो आपके यमुना के अंदर पूरा आप नॉर्थ से लगा लें और पूरा आपका मथुरा तक, फरीदाबाद तक, जितनी पे आपकी इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट हैं जो साइड बाई साइड जो सारे का सारा पानी सीवेज की फॉर्म में जो उस रिवर के अंदर गिर रहा था, वो सारे का सारा इस दौरान, क्योंकि फैक्ट्रियां बंद थी, तो आपने देखा होगा गंगा का और यमुना का दोनों की जो क्वालिटी है उसमें बड़ा रिमार्केबल इंप्रूवमेंट था। लेकिन जो मैं बात कर रहा था, मेरा मानना था कि जो फ्लड प्लेन होता है किसी भी नदी का, वो फ्लड प्लेन वाला जो एरिया है उनको एक तरह से हम नदी के लंग्स के फॉर्म में पहचानते हैं, क्योंकि वो एक तरह से अगर उसको सांस लेनी है, सांस लेने का मेरा मतलब है कि अगर हमारा रेनी सीजन शुरू हो रहा है, रेनी सीजन के अंदर अगर पानी का रिचार्ज होना है, तो रिचार्ज जब तक फ्लड प्लेन एरिया आपका नॉन कंक्रीटाइज्ड, उस पर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है, जब तक ऐसा नहीं होगा तो वो जो रिचार्ज है वो नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, आपने देखा होगा कि अगर मैं घग्गर रिवर की बात करूं, पंजाब और हरियाणा के जो बॉर्डर पे है, घग्गर रिवर अब विद द पैसेज ऑफ टाइम एक रिव्यूलेट सी बन गई है, एक छोटी सी नदी सी बन गई है, तो उसकी कैरिंग कैपेसिटी घट गई, दोनों तरफ से एनक्रोचमेंट किया। उसके साथ साथ में जो कंस्ट्रक्शन है आपकी, जो लोगों ने सेटलमेंट की है, वो भी उसके अंदर कर लिए। इवन आप देहरादून के आसपास चले जाओ, डाक पत्थर वाला एरिया है, यमुना वाला एरिया है, यहाँ पे बहुत सारे कंस्ट्रक्शन ऐसी हैं जो रिवर बेड के अंदर है। अब हम कहते हैं कि भाई बाढ़ आ गई और बाढ़ से इतना ज्यादा नुकसान हो गया। एक्चुअली में जो हमने किसी भी जो कंस्ट्रक्शन कोड थे उनको ध्यान नहीं दिया, नदी का जो फ्लड प्लेन था उसको हमने ऑक्यूपाई कर लिया। अब जब यूथफुल स्टेज में नदी आएगी, मैं कई बार हमारे रिसर्च स्कॉलर से बात करता हूँ, अपने कुलीग से बात करता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि ये जो नदी का फ्लड प्लेन है ये उसका प्लेग्राउंड है। प्लेग्राउंड है कि उस प्लेग्राउंड में ना केवल वो रिचार्ज का काम कर रही है, लेकिन जब यूथफुल स्टेज में है तो उसको खेलने के लिए, जब उसमें ज्यादा पानी हो गया तो उसको कम से कम कवर करने के लिए इतना एरिया उसको चाहिए। तो एक नेचर की रिक्वायरमेंट है।
अगर हम उस नेचर की रिक्वायरमेंट के साथ अपना समन्वय नहीं बिठा पाएंगे, जो मानसिक जो जो सोसाइटल ग्रोथ है और जो हमारा मेंटल आउटलुक है, उसको हम कहीं ना कहीं इस तरह से नहीं सोचेंगे जहां पर हम ये समझ पाए कि हमारा जो प्रकृति का संरक्षण है वो हमारे लिए जरूरी है। जब तक ये हमारे जहन में नहीं आएगी तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो प्रकृति के साथ समन्वय है वो कहीं ना कहीं एक यूटोपियन आइडिया लगेगा। एक और बात मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगा कि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, मेरा पानी मेरी विरासत। मेरे साथ एक रिसर्च स्कॉलर है, उन्होंने कैथल के ऊपर काम किया था और ये जो भूमिगत जल है इसके असेसमेंट के बारे में उन्होंने एक स्टडी की थी। आपको ये सरप्राइज होगा जान के कि 1974 से लेके 2014 तक करीब आपके 40 साल हुए, 40 साल के अंदर जो पानी का लेवल है वो कई जगह पे 30 से 40 मीटर नीचे चला गया। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि जो भूमिगत जल है अगर वो 30 से 40 मीटर अंदर जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो उसका कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन है वो कितना बढ़ेगा। और दूसरा, इतने नीचे से जो पानी निकाल रहे हैं उसकी क्वालिटी, जो आपका लोअर बेड्स के अंदर जो पानी था उसकी क्वालिटी से डिफरेंट हो गई। तो जो आप पानी वो इरिगेट कर रहे हो वो अगेन जो हमारी लैंड की कैपेबिलिटी है, जो हमारी जो सॉइल है उसकी जो फर्टिलिटी है उसको वो रिड्यूस करेगा। और उसके साथ साथ में आपने देखा होगा कि हमें बड़ा अच्छा लगता है जब हम ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात करते हैं, लेकिन अगर आप प्रकृति की बात करोगे तो ग्रीन रिवॉल्यूशन और जो हमारा प्रकृति संरक्षण है दोनों मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक दूसरे से टकराते हैं। क्योंकि ग्रीन रिवॉल्यूशन का हमारा मेन फोकस था कि हमारी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ रही है और उनको हमें फीड करना है। अगर हमें उनको फीड करना है तो उसके लिए हमें बहुत अच्छा प्रोडक्शन करना है। प्रोडक्शन के लिए आपको 3-4 पैरामीटर हो सकते हैं। पहला, आपकी बहुत ही उच्च क्वालिटी के सीड होने चाहिए। दूसरा, आपको प्रोडक्शन को बढ़ाना है। तीसरा, आपको इंटेंसिव क्रॉपिंग करनी है, मतलब समर में, विंटर में और उसके बाद इन बिटवीन। अगर 3 क्रॉप ले पाते हो तो क्रॉप इंटेंसिफिकेशन भी आपने करना है। तो जब आप कंटिन्यूअसली ये 3 बार फसल लोगे तो उसके साथ में जो आपकी सॉइल है उसकी जो कैपेबिलिटी है वो रिड्यूस होगी। अगली बार फिर हम क्या करेंगे, ज्यादा फर्टिलाइजर यूज करेंगे। फर्टिलाइजर के साथ में हमने हरियाणा में, वेस्टर्न यूपी और पंजाब में हम बड़े फेमस थे कि हमें हर एक साइड यूज करनी है। साइड, हर्बिसाइड, वीडिसाइड, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल, ये सारे केमिकल हैं। अब इन केमिकल का क्या होगा, ये केमिकल कहीं ना कहीं पानी के साथ सॉल्यूट बन के ये नीचे डिसॉल्व हो रहे हैं और जो आपका ग्राउंड वाटर है उसकी क्वालिटी को खराब कर रहे हैं। तो 2 तरीके से हमारे प्रकृति के ऊपर इसका दबाव पड़ा। पहला, हमारा जो पानी की गुणवत्ता है वो खराब हुई। दूसरा, हमारी जो जमीन की गुणवत्ता है वो खराब हुई। हाँ, इतना जरूर कर पाए कि हमने जो सेंट्रल किटी के अंदर जो फूड ग्रेन था उसको हम एक लेवल तक दे पाए। और उसके साथ आपने देखा होगा कि जब हरियाणा बना था उस टाइम हमारे हरियाणा के अंदर कुल 25,000 ट्यूबवेल थे। और अगर मैं आज की बात करूं 2016-17 की, तो हमारे पास में 8,43,000 ट्यूबवेल, जिसमें डीजल और पंप सेट शामिल है। तो हमने एक तरह से एक वाटर गजलर, जो आपका पैडी है उसको वाटर गजलर क्रॉप के रूप में हम उसको यूज कर रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि हमारा पानी का लेवल लगातार वीट और पैडी रोटेशन से नीचे जा रहा है। लेकिन सरकार का, जैसे पहले 60 प्लांटेशन था उसको बैन किया क्योंकि वो समर में हम ग्रो करते थे, प्रोडक्शन अच्छा होता था, लेकिन उसको बंद करना इसलिए जरूरी था कि वो वाटर गजलर क्रॉप थी। लेकिन उसके बाद में अब जो ये पिछले साल भी एक प्रोग्राम शुरू किया था कि भाई आप धान की बजाय मक्की लगाओ क्योंकि आप पानी को बचा पाओगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि ना केवल क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, ना हमारा जो पानी का जो एफिशिएंसी है इरिगेशन की उसको भी बढ़ाना पड़ेगा, जो भी हमारे साइंटिफिक या मैकेनिकल मेजर्स आपको लेने पड़ेंगे। हमें अलग अलग फार्मर्स को प्रमोट करना पड़ेगा, उनको एनकरेज करना पड़ेगा कि भाई उनकी आने वाली जनरेशन के लिए ये सारी चीजें जरूरी है। तो आज का जो हमारा मूल प्रश्न था कि मानव में और प्रकृति में सामंजस्य क्यों जरूरी है। मतलब एक आपको याद होगा महात्मा गांधी बड़ा एक अच्छी बात उन्होंने कही थी, द अर्थ हैज एनफ फॉर मैन्स ग्रीड बट नॉट अर्थ हैज एनफ फॉर मैन्स नीड बट नॉट एनफ फॉर मैन्स ग्रीड। तो जो ग्रीड है, ग्रीड की कोई लिमिट नहीं है, ग्रीड के लिए कोई अपर लिमिट नहीं है। तो उसके लिए आप प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। तो मुझे लगता है बाकी शायद ऋतु को भी कुछ बोलना होगा। ऋतु, मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो मानव विकास है और मानव समाज है
उसमें हमें लगातार ये कोशिश करनी पड़ेगी कि हमारा जो प्रकृति के साथ समन्वय है वो लगातार बना रहे। प्रकृति के साथ हमारा जो वार्तालाप है प्रकृति की संरक्षण में, उसको हम लगातार बढ़ाए रखें, जिससे कि हमारी जो आने वाली जनरेशन्स हैं वो ये ना सोचें कि हमारी जो पहली जनरेशन थी उन्होंने हमारे लिए जो चीज अवेलेबल होनी चाहिए थी उसके साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ किया, हमारे साथ विश्वासघात किया, और हमारी प्रकृति को जिस तरह से प्राकृतिक धरोहर को उन्होंने संरक्षित करना था वो नहीं कर पाए। तो मुझे लगता है इन कुछ बातों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा, और ओवर टू डॉक्टर रितु। थैंक यू सो मच सर, आपने बिल्कुल सही कहा। प्रकृति के पास हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए तो बहुत सारे साधन हैं, पर लालच का कोई अंत नहीं। और इस लालच से हम कहाँ तक डूब रहे हैं ये अभी कोरोना पीरियड में क्लियरली हमें दिख रहा है। सभी घर में लॉकडाउन होके बैठे हुए हैं, काम तबाह हो चुके हैं, कई लोग तबाह चुके हैं, कई जिंदगियां तबाह होने की कगार पे बैठी हुई हैं। और वही ज्यादा हमें जितनी जरूरत है उससे हम अगर गुजारा करें तो वाकई वो सही है। और सच में एक बहुत अच्छी बात है और बिल्कुल रेलिवेंट है इस टॉपिक के साथ कि संतुष्टि और मानव को प्रकृति के साथ समन्वय ये तो बनाकर चलना ही पड़ेगा। अगर नहीं चल पाएंगे तो फिर तो प्रॉब्लम होने वाली है। अभी तो कोरोना पहला अटैक है और हम इतना डर चुके हैं, आने वाले समय में प्रकृति क्या हमें देगी ये हम सोच भी नहीं पाते। कई बार लोग कहते हैं कि हमें प्रकृति को संभालना चाहिए। मैंने कहा ठीक है, आप नहीं संभलोगे तो प्रकृति खुद को संभालना जानती है और हमें भी सबक सिखाना जानती है। और छोटी सी आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा कि जो हमारा बेसिक नेचर है, मेरा ये मानना है, डॉक्टर रितु ने बड़ी अच्छी बात कही है कि कोरोना पेंडेमिक के दौरान हमें एक इंट्रोस्पेक्शन का भी मौका मिला है। बहुत सारे लोग आपने देखा होगा, कितनी बार आपने ये कहते हुए सुना होगा कि मरने की भी फुर्सत नहीं है। मतलब एक आप ऐसी स्टेज पे आ गए हो कि भाई एक छोटी सी चीज के लिए भी कहते हैं मरने की भी फुर्सत नहीं है, मैं तो कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे पास समय ही नहीं है। मतलब 24 घंटे भी उनको ऐसा लगता है कि भाई 24 घंटे भी बहुत कम है उनके लिए। तो ये जो लगातार आपके जो कॉस्मोस के अंदर वाइब्रेशंस चल रहे थे, तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं प्रकृति को ऐसा लगा कि भाई ये जो मानव समाज है ये कैसी दिशा में बढ़ रहा है जहां पर इनके लिए मरने के लिए भी समय नहीं है। पेरेंट्स के लिए, फैमिली के लिए, बच्चों के लिए तो आप छोड़ दो, जब बात आती है कि मेरे पास तो बिल्कुल भी समय नहीं है, मैं तो ज्यादा ऑक्युपाइड हूँ, तो ये कहीं सारी वाइब्रेशंस थी वो प्रकृति के पास जाकर जब उनको रेजोनेंस हुआ, तो उस टाइम पे एक इस तरह का आपको हम ये सोच रहे हैं कि ये कोरोना जो है पेंडेमिक, हम सारे डरे हुए हैं और उस डर की वजह से हम घर में बैठे हुए हैं। और वो घर में बैठने की वजह से जो आपका चाहे AQI है, एयर क्वालिटी इंडेक्स है, चाहे आपकी जो वाटर बॉडी है, जो उनकी ग्राउंड वाटर की क्वालिटी है, चाहे हमारा अपने परिवार के लिए, अपने पेरेंट्स के साथ में, अपने बेटे के साथ में, बेटी के साथ में, वाइफ के साथ में, तो जिस तरह का हम समय लगा पा रहे हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात अभी जग्गी जो गुरुदेव है उन्होंने कही कि एक शिष्य मेरे से आके पूछता है, कहता है स्वामी जी मैं तो 24 घंटे में बोर हो गया। तो उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही, कहते आप ये अंदाजा लगाओ कि आप खुद अपने साथ रहने में कुल 24 घंटे में बोर हो गए, वो लगातार आप अंदाजा लगाओ कि वो कैसे आपको टॉलरेट करते होंगे। काफी इंटरेस्टिंग है ये। तो हम सबको मुझे लग रहा है टाइम। जी 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 डॉक्टर एम.के. जान। जी, मैं सबसे पहले तो बधाई देना चाहूंगा कि एक अच्छे विषय के ऊपर जो है आप ये कार्यक्रम कर रहे हैं। और हमारे जो इनॉग्रल सेशन में प्रोफेसर भगवान सिंह चौधरी जिनको मैंने कई बार सुना है, चरखी दादरी से मैं हूँ और बार बार उनको सुनने को मन करता है। सर आपने आज जो प्रकृति के साथ हमारा समन्वय हो उसके बारे में जो बताया, रियली एक डायर नीड है और इस तरह के जो संबोधन है हम आपसे बार बार लेते रहें ऐसी अपेक्षा है। और मैं आयोजकों को बहुत बधाई देता हूँ और दादरी में सभी को आमंत्रित करता हूं कि जैसे ही ये समय बदल जाए उस समय दादरी में आकर हमारा सबका मार्गदर्शन करते रहें। आयोजकों को बहुत बहुत बधाई है सर, बहुत बहुत थैंक यू। बट आई थिंक कोरोना टाइम इज ए वेरी पॉजिटिव टाइम आल्सो। जितना प्रकृति ने खुद को इस टाइम चेंज किया है, जितना अच्छे से प्रकृति खुद को आज सुधार रही है, हम तो चाहे लाखों करोड़ों साल खर्च कर लेते या पैसे खर्च कर लेते, नहीं कर पाते। मुझे तो लगता है ऐसे लॉकडाउन हर साल अब हो जाने चाहिए 1-2 महीने के लिए। कह रहे हैं लोग एक प्रोसेस बोलते हैं ना कि नेचर इज हीलिंग इटसेल्फ। जी, नेचर इज हीलिंग इटसेल्फ। तो जो एरिया है जिनको हम क्रिटिकल बोलते हैं, जहाँ पे जो पानी का एक्सप्लॉयटेशन है
वो अगर हम 100 लीटर पानी रिचार्ज कर रहे हैं एक साल के अंदर और 70 लीटर से ज्यादा अगर हम पानी विड्रॉ कर रहे हैं, तो ऐसे एरिया में, ऐसे ब्लॉक्स के अंदर जो भी घर हैं या जो भी सबमर्सिबल हैं, अगर वो बिना परमिशन के लगे हुए हैं तो वो इलीगल हैं। तो सर उनके लिए एक मैं बार एक्शन ले सकती हूँ? हाँ, अगर इस तरह के हैं तो डेफिनेटली आप यू कैन कंप्लेन एंड दैट कैन बी रेक्टिफाइड। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को एक्शन लेना पड़ेगा। Keep saying that okay हम भी लगवा लेते हैं क्योंकि सोसाइटी में सबने लगाया है। So I said I'm not in a sheep race. तो मुझे लगता है कि उन लोगों को रोकना चाहिए कि जो ऐसे ही मतलब कार वॉशिंग के लिए या समर्सिबल लगा के खुश है। तो मुझे लगता है बीइंग अ इंडियन, बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, तो मुझे था कि आई शुड टेक एक्शन। श्रेया, बहुत जरूरी है। और उसके साथ में एक और कर सकते हो कि जो हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उसने ये मस्ट किया हुआ है कि जो भी घर 200 स्क्वायर यार्ड से बड़े हैं उनके सबके ऊपर रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर जरूरी है। तो उनका जो भी पानी का रेनफॉल का रिचार्ज आता है तो उसका प्रॉपर सिस्टम एक रिचार्ज के लिए जरूरी है। तो वो भी एक एसेंशियल कंपोनेंट है, खासतौर पर अर्बन एरियाज में। अगर हम वो नहीं कर रहे हैं और साथ साथ में सबमर्सिबल्स भी यूज कर रहे हैं, तो ये पक्का मान के चलो कि हम एक ऐसी दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ पे जो जमीन के भूमिगत जल है वो खत्म हो जाएगा। हाँ जी, वही, बिकॉज आई डिड MA हिस्ट्री, तो मैं ज्योग्राफी पढ़ाती हूँ बच्चों को। तो मैं सरप्राइज थी कि हमारे पास वाटर है नहीं है और यहाँ वेस्टेज हो रही है, तो आई शुड टेक सम एक्शन। तो मुझे लगा कि पहले आपसे पूछ लिया जाए। एंड थैंक यू सर फॉर फ्रूटफुल नॉलेज। आपके साथ जुड़ना इट्स अमेजिंग एक्सपीरियंस। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू श्रेया जी। सर, आपने अभी कहा कि हमें रेन हार्वेस्टिंग करनी चाहिए, तो उसके लिए क्या प्रोजेक्ट्स हमें कहाँ से मिल सकते हैं? अगर जैसे सभी लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, वैसे सीपेज की प्रॉब्लम रहती है, लीकेज की प्रॉब्लम रहती है, तो उस कंडीशन में हमें किसको कांटेक्ट करना चाहिए? मान लीजिए घर छोटा भी है तो भी अगर छत पे एरिया है तो कर सकते हैं हम शायद उसे। रितु जी, एक डिपार्टमेंट है हरियाणा गवर्नमेंट का जिसको हम बोलते हैं ग्राउंड वाटर सेल, भूजल कोष। ये जो एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर डिपार्टमेंट है, जो इनकी एक विंग है। तो वो ज्यादातर मतलब जैसे सोनीपत में तो नहीं है, लेकिन रोहतक और सोनीपत दोनों का, रोहतक के अंदर है। तो मुझे लगता है जो ग्राउंड वाटर सेल वाले जो हमारे साथी हैं वो काफी इस एरिया में एक्टिव हैं और वो एडवाइस भी करते हैं कि भाई किस तरह से आपको ये करना है। सर, एक मेरे दिमाग में कई बार जैसे बारिशों में हम देखते हैं कि खेतों में पानी बहुत ज्यादा चला जाता है, जब एकदम से बाढ़ का पानी आ जाता है तब तो मुश्किल है, बट जैसे कई बार रेनी सीजन में पानी खड़ा हो जाता है, क्या ये पॉसिबिलिटी है कि हम खेतों में थोड़ी थोड़ी जगह पे एक डीप बोरवेल कर सके, जैसे हम पानी निकालते हैं वैसे पानी पृथ्वी को अगर वापस दे सके? इज देयर एनी काइंड ऑफ सच पॉसिबिलिटी? मतलब इस तरह की मैकेनिज्म भी है, लेकिन उसके लिए जैसे हमारा सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, यहाँ पे प्रोफेसर कामरा थे, उन्होंने कई ऐसी सारी, अगर आप डायरेक्ट बोरवेल बनाओगे तो थोड़े दिन बाद वो क्लॉग हो जाएगा, क्योंकि सिल्टेशन से ना उसमें क्लॉगिंग हो जाएगी। तो उसके लिए एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। उसमें अलग अलग जो मटेरियल को सॉर्ट करके अलग अलग साइज के मटेरियल्स अलग अलग डेप्थ पे रखने पड़ते हैं। तो वो करके अगर आप बनाओगे तो डेफिनेटली, मतलब एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम भी चल रही है अभी, उन्होंने 2 तरह से इसको एक्सेस किया, मतलब इसको एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। पहली तो है रिजुविनेशन ऑफ ओल्ड वाटर बॉडीज। तो जो पुराने हमारे जोड़ और पौंड हैं अलग गांवों में भी, शहरों में भी, तो उनको एक बार रिवाइव करने की बात है। और जैसे हिली एरियाज में चले जाओ हिमाचल की तरफ, तो आपके बावड़ी हैं, या इधर राजस्थान की तरफ चले जाओ तो कुंड हैं आपके। तो इन सारों को रिवाइव करने की बात है। और दूसरा ये है कि खेत का पानी खेत में, जो मतलब सॉइल कंजर्वेशन और प्लेनेशन मेजर्स हैं, उनको लेके आप मैक्सिमम पानी को इंपाउंड कर पाओ जिससे कि वो रिचार्ज हो। और सेकेंडली सर, खेत भी बच जाएगा, ज्यादा बारिश में फसल गलेगी भी नहीं, फार्मर को भी फायदा है, प्रकृति को भी फायदा है। और सर जैसे बोल रहे हैं कि वेदर में जैसे जून में अनवांटेड रेन हो रही है, तो ये अनवांटेड है या क्या है ये? श्रेया जी, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि अनवांटेड रेन है, क्योंकि मैं अगर मेरे से आप पूछोगे ना तो इससे बढ़िया, मतलब ये सोना है मेरे हिसाब से। सोना इन द सेंस कि अगर मैं ग्राउंड वाटर रिचार्ज की बात करूं ना, तो ये एक हमारे को एडिड वो मिल रहा है जो हमारे ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करेगा। क्योंकि मैं इस एरिया में काम करता हूं, मतलब भूमिगत जल मेरा स्पेशलाइजेशन है, तो मुझे तो ऐसा लगता है मैं बड़ा खुश होता हूँ। पर जब भी इस तरह की चीज होती है ना, बड़ा खुश होता हूँ। हाँ, जो खासतौर पे आपका हार्वेस्टिंग सीजन था, उस टाइम पे अगर जो बारिश होती थी तो वो थोड़ा अनमना लगता था। मैं जब घर से निकलता हूँ, खेतों की तरफ जाता हूँ, और वहां पे खेतों में अगर मेरे को ग्रीनरी नजर आती है
तो मैं कई बार हंसता हूँ और कहता हूँ कि भाई मेरा पाइया खून बढ़ जाए। आप देखते भी होंगे, सुनते भी होंगे बाकी लोगों से भी, तो मेरा भी वही अनुभव होता है। लेकिन जो अनटाइमली, खासतौर पे हार्वेस्टिंग जो सीजन होता है उस टाइम पे जो रेन्स होती हैं, या जब राइपनिंग स्टेज पे होती है क्रॉप, उस टाइम पे वो पेनफुल होता है। लेकिन जो अब वाला जो रेनफॉल है, दैट इज वेरी मच वेलकम, बिकॉज इट विल ऐड टू द ग्राउंड वाटर। ज्यादा रेन होने से डेंगू एंड मलेरिया टाइप्स जो डिसीजेज है वो बढ़ जाएंगी, ये इल्यूजन है या कहीं समवेयर इट्स राइट? समर के अंदर तो इल्यूजन है। भूपिंदर जी कुछ कहना चाहेंगे? समर के अंदर तो इल्यूजन है, लेकिन हाँ, अगर आप थोड़ा आगे चलेंगे रेनी सीजन में तो वाकई प्रॉब्लम है। हाँ भूपिंदर जी प्लीज बोलिए। हाँ सर, मैं बोल रहा था ना, ये जो बरसात है नॉट ओनली हेल्पफुल फॉर ग्राउंड वाटर रिचार्ज बट इट आल्सो हेल्प स्टोरिंग इन क्रॉप्स लाइक ग्वारी बाजरा। आपने सही कहा, ये बिल्कुल सोना है सर, बरसात हुई है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। हाँ, किसान के लिए सर इतना फायदा। आप इरिगेशन ट्यूबवेल से करो, गंदे पानी से करो, गंदे पानी से इरिगेशन करने की जरूरत नहीं है, डीजल बचता है, मिट्टी के जो है साल्ट है वो नीचे चले जाते हैं। तो बहुत अच्छी है ये बरसात इस टाइम सर। और इसके साथ साथ में जो हमारा एनवायरमेंटल पॉल्यूशन है, खासतौर पर जो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर एटमॉस्फेयर के अंदर, वो भी आपका रिड्यूस हो। बिल्कुल बिल्कुल सर। मैंने कुछ, हेलो जी डॉक्टर साहब। हेलो, हाँ मैं कुछ पूछना नहीं जा रही हूँ, बट एक पॉइंट आपके साथ बताना जा रही थी मैंने। आपने जो ये जो भी सोना मिला है बोले थे, उस सोना को हमने सेव करना है किसी न किसी तरीके से। उस पानी को कहीं वेस्ट जा रहा है, उसको हमने सेव करके रीयूज करना है। ये थोड़ा सा पॉइंट मैंने बताना चाह रही थी। वेरी ट्रू, वेरी तो बहुत